हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो केस शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। वो बच्चे जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मेंस की तैयारी तब करेंगे जब मेंस या तो अनाउंस होगा या फिर हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे, वो अपने कंपटीशन की तैयारी सही तरीके से नहीं कर रहे। जब आप एक नेशनल लेवल कंपटीशन देते हैं अफसर बनने के लिए या जज बनने के लिए, तो आप प्रीलिम्स से नहीं मेन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही स्टेज है जो आपको अफसर या जज बनाती है। प्रीलिम इज मोर लाइक अ क्वालिफाइंग स्टेज, इट कीप्स यू इन द रेस बट इट डज नॉट गिव यू क्वालिफिकेशन। इसके मार्क्स भी ऐड नहीं होते। ठीक है, अगर आपने तैयारी मेंस की तबीयत से की है तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली क्वालिफाई होगा। जुडिशियल कॉम्पिटिशन्स में, स्पेशली जुडिशियल कॉम्पिटिशन में, पीसीएसजे में प्रीलिम्स की तैयारी को अलग से नहीं करना पड़ता, मींस से ही आप शुरुआत करते हैं और मींस में आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। और यहाँ पे अगर आपने सही तरीके से मेहनत कर ली तो प्रीलिम्स अपने आप पैरेलली तैयार हो जाता है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस चलती है, लेकिन अलग से तैयारी नहीं की जाती। इसीलिए लेटेस्ट केसेस को समझने से पहले या लेटेस्ट केसेस को अगर आपको लगता है कि अभी क्या करूंगा देख के, पहले मेंस आ तो जाए या फिर मेंस की तैयारी शुरू तो करूं, तो आप गलती कर रहे हैं, है ना। और इसी गलती को अगर आप करते रहे तो 2-3-4 साल निकल जाएंगे, और जब आपसे पूछा जाएगा कि अरे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए ये गलती ना करें। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं और इसलिए सभी जज नहीं बनते। वो ही बनते हैं जो सही तरीके से कंपटीशन को तैयार करते हैं पहले दिन से, है ना। वो स्टेज बाय स्टेज नहीं चलते, कंपटीशन के हार्ट को पकड़ते हैं और उसी में महारत हासिल करते हैं। तो मेंस ही कंपटीशन का हार्ट है। और मेंस को क्रैक करने का तरीका क्या है कि आप अपनी तैयारी को डायनामिक रखें। हमारे समाज को प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के डायनामिक जजेस की जरूरत है, और आपकी तैयारी में वो प्रोग्रेसिवनेस, वो डायनामिज्म दिखना चाहिए। और ये जो सीरीज है ये उसको, मतलब ऑफ कोर्स दैट इज a natural trait as well, but this series, these cases that I'm teaching you every day, they add to it, वो contribute करते हैं आपके उस characteristic में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला केस है अमित रामा जेंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इंटरेस्टिंग केस है। अमित रामा जेंडे 40 साल के एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उस्मानाबाद के हैं, और हाई कोर्ट में सेक्शन 482 के तहत अपने खिलाफ क्रिमिनल एलिगेशंस को क्वॉश करने के लिए रिलीफ मांग रहे हैं कि मेरे खिलाफ क्रिमिनल एलिगेशंस लगाए गए हैं, एफआईआर हुई है, इसको क्वॉश कर दीजिए। राइट, दिस वाज द एप्लीकेशन। अब कहानी कैसे शुरू हुई कि प्रोसिक्यूट्रिक्स एक हाउस हेल्प थी जो एप्लीकेंट के घर में काम करती थी। ठीक, ये एक पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, शी वाज इलिटरेट, वो सेपरेटेड थी, बच्चों के साथ थी, बहुत जरूरतमंद थी, शी वाज वेरी डेस्परेट, वेरी पुअर, एंड शी वाज वेरी वल्नरेबल. She had no background on which she could lean on. The only means of sustenance was this job that she was doing in the house of Mr. Applicant, Amit Zende. ठीक है, और इनका कोई सहारा नहीं था। प्रोसिक्यूट्रिक्स ने अपना एक स्टेटमेंट फाइल किया जिसके हिसाब से उनका कहना था कि इनिशियली तो इनके साथ सही व्यवहार किया गया, लेकिन बाद में व्यवहार चेंज हो गया। अमित जेंडे ने उनको सेक्सुअली और फिजिकली अब्यूज करना शुरू कर दिया, एंड दैट हैपेंड 4 months बिफोर शी फाइल्ड दी एफआईआर। ठीक है, इनका एलिगेशन था कि एप्लीकेंट फोर्सिबली उनको बेडरूम में लेकर जाते थे और उनके साथ रेप कमिट किया करते थे विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर विशेस, अगेंस्ट हर विशेस। 24 जून 2022 में प्रोसिक्यूट्रिक्स ने एक्सप्रेस किया कि मैं काम छोड़ के जाना चाहती हूँ और आप मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए। इस बात पे एप्लीकेंट ने एलिजिडली उनको मारा पीटा और उनकी गर्दन भी दबाई। ओके, फॉलोइंग विच शी इनकर्ड अ लॉट ऑफ इंजरीज, और उनकी मदर और उनकी सहेली उनको हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में जब एग्जामिन किया गया तो कुल मिला के 9-10 इंजरीज उनके ऊपर थी। उससे पहले भी जब जब एप्लीकेंट ने उनको मारा या पीटा था तो इंजरीज का इलाज करवाने डॉक्टर के पास वो अक्सर जाती रही थी, है ना। अब एप्लीकेंट ने कंटेंट किया कि एफआईआर जो मेरे खिलाफ करवाई गई है ये पूरी तरह से बोगस है, और जो कुछ भी मेरे और प्रोसिक्यूट्रिक्स के बीच में हुआ वो कंसेंशुअल था, वी वर इनफैक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है कहानी का ट्विस्ट, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट एविडेंटली कमर्शियल सरोगेसी का था। जेंडे जी का कहना था कि मैं ये लेडी, मेरी पत्नी और इस लेडी की मदर, हम सब ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, वी वर इन एन अग्रीमेंट, जिसके हिसाब से ये प्रोसिक्यूट्रिक्स जो है उसको मेरे साथ 1 साल रहना था, एंड शी वाज सपोज्ड टू बिकम प्रेग्नेंट बाय मी।
after which she would deliver the child, leave the child with me and leave forever. She would have no rights on the child and she would never claim those rights. ठीक है, पूरी तरह से renounce कर देगी वो अपने मदरहुड को, वो बच्चा मेरा होगा, उस बच्चे को लेकर मैं अपनी पीवी के पास वापस चला जाऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, सो हमारे बीच जो भी कुछ हुआ, जिसको कंसेंट, जिसका कंसेंट या जिसके कंसेंट, जिसका एक कंसेंशुअल नेचर वो डिनाई कर रही है, जिसको रेप एलिज कर रही है, वो रेप नहीं है। It was part of what the contract said. It was actually a contract. Whatever we were doing were part of that contract. She was abiding by her part of the promise. Obviously, to conceive a child, there has to be a sexual relationship. So I was doing that. है ना, और इसको भी इस बात का अंदाजा था, तो हमारे बीच में सब कुछ वैलिड था। अब ये बात जब कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट पहले तो उस अग्रीमेंट को लेकर ही थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। देखो, सोचने वाली बात है, अगर इसको, इसके इश्यूज को एग्जामिन किया जाए तो अग्रीमेंट की वैलिडिटी चैलेंज हो रही है ना। अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर समथिंग व्हिच इज एक्चुअली बार्ड बाय इंडियन लॉ। कमर्शियल सरोगेसी इंडियन लॉ में अलाउड नहीं है। The surrogacy act that we have in our legal system bans commercial surrogacy. The only surrogacy is allowed, sorry, the only surrogacy that is allowed is altruistic. और उसमें भी बहुत सारे limitations हैं। वो फैमिली मेंबर होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए, पहले से माँ होनी चाहिए, और जो दंपति है जो सरोगेसी सीख कर रहे हैं वो मेडिकली अनफिट होने चाहिए। मतलब बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। और अगर सरोगेसी के लिए पैसा दिया गया है तो वो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, दिस एंड दैट। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कमर्शियल सरोगेसी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज के ऊपर जो ऑब्लिगेशन इम्पोज कर रहे हैं उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ पार्ट ऑफ इट, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। तो क्या इस अग्रीमेंट को वैलिड माना जा सकता है? क्योंकि अगर इस अग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा तो उसमें जो प्रोमिसेस हैं एक दूसरे पर वो भी बाइंडिंग माने जाएंगे, और अगर वो बाइंडिंग होंगे तो उस सेक्सुअल एक्टिविटी के पीछे का कंसेंट अज्यूम कर लिया जाएगा, राइट। इसके लिए कमर्शियल सरोगेसी को भी जगह देनी होगी कि हाँ हम इसे अलाउ कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो हाई कोर्ट, सॉरी जो कोर्ट था, उसने यही कहा कि पार्टीज के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो फंडामेंटली पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ना। द अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन समथिंग विच इज एक्सप्रेसली banned by Indian law, which is commercial surrogacy. The agreement provides for it. और ये एक बहुत the agreement जिसका ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है तो फिर अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है तो पूरा वो अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। ये उसका नेसेसरी टर्म है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? कमर्शियल सरोगेसी, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ऑफकोर्स इसीलिए तो इसे बैन किया गया, और इसीलिए ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होने के कारण ये अग्रीमेंट अपने आप में वॉइड है। ठीक है, कोर्ट ने एक्सप्रेस किया सीरियस डाउट अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एलिजिड अग्रीमेंट, कि भाई इस बात पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि एप्लीकेंट की बीवी ने इस तरह के अग्रीमेंट में इंटेंशनली आने की हामी भरी होगी कि हाँ कोई बात नहीं, तुम जाओ भारत, जाओ वहां पे दूसरी किसी स्त्री के साथ संबंध बनाओ, उससे बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करके मेरे पास ले आओ। How theoretical is it? I mean, are we in a sort of a movie or something? तो ये if you look at it from a rational point of view, all of this seems just too far-fetched to be true, right? ये बहुत मतलब cunningly made up कहानी लग रही है, और वो भी बहुत अच्छे से नहीं बनाई गई। कोर्ट ने recognize की उस लेडी की vulnerable position, क्या एक बार को मान भी लें चलो कि पत्नी ने ऐसा कुछ कह भी दिया होगा औलाद के लिए, चलो ठीक है, यू गेट अ चाइल्ड, मेडिकली अनफिट होगा, जो भी कुछ होगा, तो आप जिस लेडी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, क्या उसके कंसेंट को कॉन्ट्रैक्ट से लेजिटिमाइज किया जा सकता है? लॉ ऐसे कंसेंट को बैन कर देता है, ये अलाउ नहीं करता, कंसेंट मानता ही नहीं, जिसे फोर्स, थ्रेट या मिस इंटरप्रिटेशन के तहत दिया गया है, या फिर उसे देने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कंसेंट देने की पोजीशन में नहीं है, जिसे लॉ लीगली कंसेंट देने लायक नहीं समझता, है ना। अब ये लेडी जो है वो कहीं ना कहीं फोर्स्ड है कंसेंट, हर कंसेंट, स्पेशली मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लीगली capable person, we are only talking about people who understand the consequence or the nature of the consequences of their act, who understand the repercussions of their act, who understand what they're doing, what entails, right? अगर वो कुछ करते हैं तो उसका क्या हश्र हो सकता है, उसका क्या नतीजा हो सकता है। जब व्यक्ति ये समझ बूझ रखता है तभी लॉ उसे किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए काबिल मानता है,
है ना। अब यहाँ पे क्या इस लेडी को इस काबिल माना जा सकता है कि इसे समझ आ रहा था कि ये किस तरह के अरेंजमेंट का पार्ट बनने जा रही है। Considering her situation, the fact that she is illiterate, she is desperate, she is poor, she is in a very very vulnerable state, she is impressionable, ये सब कुछ उसके कंसेंट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो करेगा ही, और वो कंसेंट फ्री नहीं हो सकता। तो हम कंसेंट को इस अग्रीमेंट से भी लेजिटिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है। कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया लीगल प्रेसिडेंट्स को साइड करते हुए बाय द एप्लीकेंट्स काउंसिल, पर्टिकुलरली मिस्टर ध्रुव वर्मन मुरलीधर सोनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, नोटिंग दैट फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस ऑफ दीज केसेस वर नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट मैटर। ये केसेस साइड किए गए थे लेकिन कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किए। कोर्ट ने होल्ड किया कि भाई सेक्शन 375 आईपीसी में वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द सिग्निफिकेंस and moral quality of the act must be given after fully exercising the choice between resistance and assent। ठीक है। रेप के लिए दिया गया कंसेंट जो है वो बहुत माइन्यूट और डेलिकेटली एग्जामिन किया जाता है, और इस सिचुएशन में उस कंसेंट को वैलिड नहीं माना जा सकता। अग्रीमेंट तो अपने आप में वॉइड है ही, लेकिन वो अग्रीमेंट जो कंसेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो बाइंडिंग प्रॉमिस या बाइंडिंग ड्यूटी क्रिएट कर रहा है पार्टीज पे, उस ड्यूटी को फुलफिल करने की एक कंसेंचुअल एक कंसेंट से भरी या फिर एक प्रॉपर अग्रीमेंट को काट देना, जस्ट कट ऑल ऑफ इट। ठीक है। कोर्ट नोटेड दैट मेडिकल एविडेंस सपोर्टेड द प्रोसिक्यूटर्स एलिगेशंस ऑफ फिजिकल असॉल्ट एज द मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड revealed 9 injuries on her person, corroborating her claims against the applicant. Like I said, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में उसकी इंजरीज वगैरह सब सामने आई थी, और ये बात साबित हो गई कि इस लेडी को असॉल्ट तो किया ही गया है। अगर कंसेंट होता तो असॉल्ट या चोट क्यों लगती और ये शिकायत करने क्यों आ जाती। ठीक है। तो कंसेंट जिसे आप एक वॉइड अग्रीमेंट से लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर भी रहे हैं, वो इस केस में फिट नहीं हो पाएगा। सोचने वाली बात है, ये इसकी उस पोजीशन पे नहीं थी कि वैलिड कंसेंट दे सके, है ना। इसे इस काबिल नहीं माना जा सकता कि वो समझे कि मैं किस चीज के लिए हामी भर रही हूँ। ओके। कोर्ट कंक्लूडेड कि इस परपोर्टेड अग्रीमेंट के इलीगल नेचर को देखते हुए, प्रोसिक्यूटर्स की वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस सिचुएशन को देखते हुए जरूरी है कि इस केस को ट्रायल में प्रॉपर्ली असेस किया जाए और इससे रिलेटेड एविडेंस को मेरिट पे एग्जामिन किया जाए, ताकि केस की ट्रूथ तक पहुंचा जा सके और विक्टिम को अप्रोप्रिएटली न्याय और कंपनसेशन और कन्विक्ट को प्रॉपर्ली पनिश किया जा सके। राइट। तो जो एप्लीकेशन फाइल की थी क्वॉशिंग की, उसे डिसमिस कर दिया गया। अब कॉन्ट्रैक्ट देखो, क्रिमिनल और सिविल का बड़ा अच्छा सा मिक्स है ये, तो आप इसको साइट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अनलॉफुल उसमें साइट कर सकते हैं, सीधा ही साइट हो जाएगा। राइट। कमर्शियल सरोगेसी से रिलेटेड आंसर आना तो वैसे जीके वगैरह में आ भी सकता है, यू नेवर नो। ठीक है। वहां पे अगर आप चाहें तो साइट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कंसेंट की डेफिनेशन में ये फिट हो जाता है, कंसेंट का जो डेफिनेशन है वो अब इवॉल्व होता जा रहा है, which is a very good thing considering what happened in Mathura case. It's very important that we understand the true consent that law requires, और सेक्सुअल ऑफेंसेस में स्पेशली किस तरह का कंसेंट होना चाहिए, उसमें भी आप इस आंसर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है और कोई बेहतर तरीका है तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं, मैं उसे जरूर साइट करूंगी। ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप और सरोगेसी का क्या स्टेटस है इंडिया में? लिव इन रिलेशनशिप्स का लीगल फाउंडेशन आर्टिकल 21 से आता है, तो इलीगल नहीं है। फर्स्ट थिंग, कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है। कमर्शियल सरोगेसी का कोई प्रोविजन नहीं है, इट इज एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। The Surrogacy Regulation Act 2021 establishes highly restrictive legal framework that permits only altruistic surrogacy for heterosexual married couples. मतलब होमोसेक्सुअल कपल्स भी सरोगेसी नहीं करवा सकते, इट हैज टू बी मैन एंड वाइफ। ठीक है। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर वगैरह ये है, एक्ट में एक नेशनल स्टेट सरोगेसी बोर्ड है जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। सरोगेट मदर्स क्लोज रिलेटिव्स का एक मैंडेट क्रिएट करती हैं, एक सर्टेन एज डिमांड करती हैं, जिनका एटलीस्ट एक बायोलॉजिकल बच्चा हो, ये भी डिमांड है, और सिर्फ एक ही बार वो जीवन में सरोगेट कर सकते हैं। इसका वायलेशन जो है वो सीवियर पेनल्टीज और बहुत सारा फाइन और पनिशमेंट इनवाइट करता है। ठीक है। तो व्हाट वाज हैपनिंग थ्रू दैट अग्रीमेंट इज पनिशेबल इन इंडिया। अब हम आते हैं अपने अगले केस की तरफ, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सेक्शन 79 BNS का केस है ये। अब केस में क्या हुआ कि ऑपोजिट पार्टी जो है
उसने एफआईआर फाइल की एलिजिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 354 रेड विद सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी, और 4 लोगों को नेम किया गया इंक्लूडिंग द पिटिशनर। ठीक है, ये कह के कि अक्यूज पर्सन जो है वर्क प्लेस पे उसको हैरास किया करते थे। अब कहानी क्या है कि कंप्लेनेंट ने एम्प्लॉयमेंट सीख किया मेसर्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड से, जो कि टाइम्स ग्रुप का एक ऑफिस है। उनकी दिल्ली ऑफिस को ज्वाइन किया एज ए ट्रेनी रिपोर्टर 2015 में, बाद में उनको कोलकाता में ट्रांसफर कर दिया गया। जुलाई 2017 के एंड में उन्होंने क्विट कर दिया और 2018 में आफ्टर ऑलमोस्ट एन ईयर उन्होंने एफआईआर फाइल की, कंप्लेन लॉन्च की पेटिशनर के अगेंस्ट, ये इल्जाम लगाते हुए कि जब वो इस कंपनी में काम कर रही थी तब उन्हें हैरास किया जाता था, सिवियरली बुली किया जाता था। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो गई तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लगा कि सेक्शन 354 का चार्ज नहीं है ना, आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी, लेकिन 509 का चार्ज लगाया जा सकता है विच इज इंसल्टिंग वुमेन्स मॉडेस्टी कंपेयर टू व्हाट 354 एंटेल्स, इट्स अ लाइटर चार्ज, है ना। कंप्लेनेंट ने इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के पास भी कंप्लेंट फाइल करी थी अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट को एलिज करते हुए अंडर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। हालांकि कंप्लेंट बहुत लेट थी, टाइम बाद थी, 1 साल बाद ऑफिस छोड़ने के बाद कंप्लेन कर रही है वो, लेकिन फिर भी आईसीसी ने कंप्लेंट को एडमिट किया और पेटिशनर को एक्सोनरेट कर दिया, मतलब क्लीन चिट दे दी, कोई भी सिग्निफिकेंट या सब्सटैंटिव एविडेंसेस नहीं थे उसकी गिल्ट को प्रूव करते हुए। So they exonerated the petitioner of all charges leveled against him. Petitioner ने कंटेंट किया कि एफआईआर को malicious intent के साथ लॉन्च किया गया है, प्रोफेशनल राइवलरी और पर्सनल ग्रज के चलते। पेटिशनर ने यह भी आर्ग्यू किया कि कंप्लेनेंट जो है वो स्पेसिफिक डिटेल्स को लैक करता है, वर्ड्स, साउंड्स, जेस्चर्स जो कि एलिजिडली इंसल्ट में यूज किए जाते हैं, उनका कोई एविडेंस, कोई प्रमाण, कोई तथ्य नहीं है कि वो कभी भी उसके साथ हुए। ठीक है, 509 के बेसिकली इंग्रेडिएंट्स जो है वही नहीं सेटिस्फाई हो पा रहे। अब कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे? कोर्ट ने कहा कि 509 के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए या उसके चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए एलिगेशन का स्पेसिफिक होना जरूरी है। ठीक है, कि एक्शन जो है जिसको कंप्लेन किया जा रहा है उसने एक्चुअली किसी विमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट किया है। सिर्फ मतलब एक जनरल क्लास, जैसे औरतों के लिए कुछ बोल दिया, कोई मुहावरा पुराना जो कि बहुत कंजर्वेटिव बुरा सा मुहावरा है उसे कोट कर दिया किसी कंजर्वेटिव आदमी ने, है ना, कुछ ऐसा कोट कर दिया जो कि ओवरली विमेन इन जनरल को कहीं डिमीन या ह्यूमिलिएट करता है, तो वो सेक्शन 509 में नहीं आएगा। सेक्शन 509 इज अ स्पेसिफिक ऑफेंस, इट इज टारगेटेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वुमन एंड ओनली अ पर्टिकुलर वुमन कैन कंप्लेन ऑफ इट। अगर ओवरऑल बिहेवियर थोड़ा सा मिसोजिनिस्टिक है वुमेन के प्रति तो 509 का चार्ज सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, कोर्ट ने नोट किया कि एफआईआर में या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मटेरियल क्रिएट किए गए, वो सॉरी कलेक्ट किए गए, या फिर जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए 161 सीआरपीसी में, उनमें कहीं पे भी कोई ऐसा एलिगेशन नहीं दिखाई दे रहा था जो कि कंप्लेनेंट के चार्ज को थोड़ा सा भी सेटिस्फाई कर रहा हो। एनीबडी इवन रिमोटली सेड कि हाँ इस तरह के वर्ड्स या जेस्चर्स या सिग्नल्स हमारे साथ भी यूज किए गए, कहीं कुछ तो कंडक्ट होता पेटिशनर का, सॉरी जो एक्यूज्ड है, जो सिग्निफाई करता कि हाँ समथिंग लाइक दैट हैपेंड। क्यों बट अगर कोई जेस्चर है, कोई भी वर्ड है, कोर्ट के हिसाब से वो तो किसी की नजर में तो आया होगा। कोर्ट फाउंड कि सम विटनेसेस जिनको एग्जामिन किया गया था उन्होंने ये कहा कि पेटिशनर जो है वो वर्क प्रेशर तो क्रिएट करता था और लेकिन बदतमीजी नहीं करता था, मतलब ही यूज्ड टू डिमांड अ लॉट ऑफ वर्क, ही यूज्ड टू प्रेशराइज वर्क। ऑफ कोर्स कुछ मैनेजर्स या कुछ एम्प्लॉयर्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और नेट पिकिंग होती है, मतलब नेट पिकिंग करते हैं, वो थोड़े हार्श भी हो जाते हैं काम करवाते वक्त, लेकिन किसी ने भी उनके अगेंस्ट बदतमीजी अलेज नहीं की कि वो बदतमीजी करने लगते हैं अगर काम पूरा नहीं होता। कोर्ट ने होल्ड किया कि कोई मटेरियल तो है नहीं जिससे इंटेंशन या नॉलेज पेटिशनर की सामने आए कि वो एप्लीकेंट को इंसल्ट करना चाहता था, उसकी मॉडेस्टी पर कोई किसी तरह का अटैक कर रहा था, टू शॉक द सेंस ऑफ डिसेंसी ऑफ द कंप्लेनेंट। ठीक है, द कोर्ट कंक्लूडेड दैट merely using the words harassed or abused does not demonstrate requisite intention. Just because a lady says कि मेरा harassment हुआ है या मुझे अब्यूज किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले का इंटेंशन भी ऐसा ही था।
सामने वाले का जो व्यवहार है सेक्शन 509 में पर्टिकुलरली वो ऐसा होना चाहिए कि जो औरत थी वो इमीडिएटली बहुत बेइज्जत महसूस कर रही है, मतलब उसका डिसेंसी का, पब्लिक ऑर्डर का, अपनी अना का जो सेंस है वो इमीडिएटली धक्का खा गया कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। इस तरह का जब तक कुछ नहीं होता, जब तक 509 का चार्ज वो नहीं होता, क्वालिफाई नहीं होता, ठीक है। तो कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि मेयर हरासमेंट एट वर्क प्लेस और अब्यूज एट वर्क प्लेस पर से may not constitute an offense under section 509 unless essential ingredients are fulfilled. We are talking about a criminal charge. Obviously there has to be a requirement जिसे पूरा करना जरूरी है। किसी ने बस क्योंकि कह दिया कि देखो ये गुनहगार है, इसने ये किया है, तो कोर्ट नहीं मान लेगा ना कि किया है, पहले आपको साबित भी करना पड़ेगा, बर्डन आप पर ही है। और अगर आप रेक्विजिट बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं दे पाए कोर्ट के सामने तो फिर चार्ज को प्रूव कैसे करेंगे। हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो इनोसेंस की तरफ वैसे ही शिफ्ट रहता है, इंक्लाइंड रहता है, राइट। तो इसमें बेसिकली चार्ज के लिए जो एविडेंसेस, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो पिटिशनर के पास नहीं थे और इसीलिए छोड़ दिया गया अक्यूज, ओके। अब सेक्शन 79 है क्या? ये सेक्शन 79 प्रीवियसली 509 हुआ करता था। इट इज दैट ओनली इंसल्ट टू आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन states that whoever intending to insult the modesty of a woman, insult की बात हो रही है, ठीक है, outrage नहीं, utters कोई any words, makes any sounds or gestures or exhibit any object in any form intending that such word or sound shall be heard or that such gesture or object shall be seen by such women or intrudes upon the privacy of such women shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and also with fine, ठीक है, 3 साल तक की सजा है। ऑफेंस में स्पेसिफिक इंटेंशन होनी चाहिए मॉडेस्टी इंसल्ट करने के लिए, और ये वर्ड, साउंड, जेस्चर्स, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इन अक्यूज का इंटेंशन होना चाहिए इस तरह के वर्ड को, जेस्चर को, साउंड को यूज करने का जिससे वो उस औरत को शॉक दे सके, मतलब उसके दिमाग में क्रिमिनली लस्टफुल कुछ इंटेंशन होना चाहिए जो उसने अपने उस शब्द या जेस्चर या साउंड से मैनिफेस्ट किया है, जो उस स्त्री को बहुत बुरा लगा है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई कमेंट हो सकता है, किसी तरह का कुछ ऑब्सीन, प्रोफेन सा जेस्चर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो सेक्शन 509 में आप इस चार्ज को, केस को साइट कर सकते हैं, साइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड ऑफ कोर्स प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस में भी कहीं ना कहीं ये केस फिट हो जाएगा, यू थिंक अबाउट इट, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, सेक्शन 79 नॉट 509 ऑब्वियसली, ठीक है। कहीं ना ये तीनों जगह फिट हो सकता है, बाकी आपकी क्रिएटिविटी और आपके अपने कैपेबिलिटी पर है कि आप इस सेक्शन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो केस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई वुड लव टू सी हाउ यू फिट इट, वेयर यू यूज इट, राइट। आप चाहें तो कुछ एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इवैल्यूएट देम इफ आई कैन, प्रॉमिस नहीं बट कोशिश तो कर ही सकते हैं। बाकी सब आप अपना ख्याल रखें, अब अगले सेक्शन में मिलेंगे इसी तरह के किसी इंपॉर्टेंट केस या इंटरेस्टिंग केस के साथ और समझेंगे कि आपका यूज क्या है, उस केस को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।